हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने बता दिया था कि इस वीडियो में हम लोग इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले द रीजन व्हाई ग्लोबल वार्मिंग इज सीन एज अ थ्रेट इज दैट इट हैज बोथ इमीडिएट एंड फॉर रीचिंग effects on the environment and thus on human beings। इसका मीनिंग है कि वो कारण जिससे ग्लोबल वार्मिंग को एक थ्रेट की तरीके देखा जाता है, खतरे की तरीके देखा जाता है, वो ये है कि इसके इमीडिएट भी और फॉर रीचिंग इफेक्ट्स भी हैं। इमीडिएट माने कि बहुत इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं और फॉर रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन बीइंग्स पे भी। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को एक थ्रेट की तरीके, खतरे की तरीके देखा जाता है। फर्स्ट इसका जो कारण है, जो कॉज इम्पैक्ट है, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। फिर अ राइज इन द टेम्परेचर, अ राइज इन द टेम्परेचर is being caused by global warming, which is leading to the melting of the polar ice caps। अब इसका मीन क्या है कि टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर है उसमें जो राइज होगा, एक जो राइज हो रहा है, वो किसका कारण बन रहा है? वो कारण बन रहा है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स का। जो पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, वो उसका भी एक कारण बन रहा है। कैसे? जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये यूजुअल सी लेवल है, इस पे ये नॉर्मल सी लेवल है, और यहाँ पर कोई आइलैंड है, माना कि ये एक आइलैंड है, और ये कोई स्नो माउंटेन है, ये कोई स्नो माउंटेन है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में जब इंक्रीजमेंट आएगी एक, तो ये स्नो माउंटेन है, ये स्नो का बना हुआ है, तो ये पिघलेगा और छोटा हो जाएगा। तो इसका जो पानी मेल्ट होकर वो समुद्र में जाएगा, और जो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से आइलैंड की हाइट छोटी हो गई। और लेकिन एक और कॉज भी हुआ, वो क्या कि जो ये जो आइलैंड था वो पानी के अंदर पूरा सबमर्ज हो गया। मतलब कि अगर ये कोई सिटी होती तो ये पूरी सबमर्ज हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ये जो आइलैंड है ये पूरा सबमर्ज हो गया। तो इसी तरीके हम लोगों के जो इसमें लास्ट में लाइन भी लिखी है, दिस इज लीडिंग टू अ राइज इन द सी लेवल। इफ द सी लेवल कीप्स ऑन राइजिंग, देन द डे इज नॉट फॉर व्हेन द कोस्टल एरियाज विल बी अंडर वाटर। इसका मीनिंग कि ये एक सी लेवल में राइज लाता है। अगर सी लेवल ऐसे ही बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब जो कोस्टल एरियाज हैं वो अंडर वाटर होंगे। तो यहाँ पर ये कोस्टल एरिया मान सकते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर फिर पूरा शहर बसा हुआ है, पूरा शहर है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये इसे आप एक शहर मान लें, और यहाँ पे उसका कोस्ट था। तो अब और एक और चीज, फ्लड्स आएंगी, सी लेवल बढ़ के यहाँ तक आएगा, तो जो इतना एरिया था वो फ्लडेड हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। आगे फ्लड्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, रेनफॉल एंड फ्लड में। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, इससे जो अगर आइस ऐसे ही मेल्ट होती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कोस्टल एरियाज अंडर वाटर होंगे। फिर है मोर सीवर ड्रॉट्स। इसमें क्या लिखा है? हॉट एंड ड्राई रीजन्स ऑफ द अर्थ आर एक्सपीरियंसिंग मोर सीवर ड्रॉट्स देन बिफोर। According to scientists, global warming may increase the risk of severe droughts in certain areas that have not experienced that severe drought earlier। अब इसका मीन क्या है? जो अर्थ के जो हॉट एंड ड्राई रीजन्स हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ज्यादा सीवर ड्रॉट्स को पहले से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो गर्मी भी बढ़ रही है, तो सूखा भी ज्यादा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल वार्मिंग है ये रिस्क इंक्रीज कर सकती है। कौन सी चीज का रिस्क इंक्रीज कर सकती है? कि ऑफ सीवर ड्रॉट इन सर्टेन एरियाज
fever drought in certain areas that have not experienced that a fever drought earlier. उन एरियाज में सीवर ड्रॉट्स का रिस्क ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर सकती है जिन एरियाज में अर्लियर यानी अभी 10-20 सालों के अंतराल में कोई भी सीवर ड्रॉट नहीं हुआ। इस मीन दैट जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो ड्रॉट्स हैं उससे सूखे की भी संभावनाएं बहुत हो रही हैं। फिर है रेनफॉल एंड फ्लड। अभी हम लोगों ने इसी के बारे में बात करी थी, रेनफॉल एंड फ्लड। फिर इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन इन एरियाज वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर बॉडीज। जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है ये क्या किसका कारण बन रहा है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन है उसके रेट में एक इंक्रीजमेंट ला रहा है ये टेम्परेचर उन एरियाज में जिन एरियाज में बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर बॉडीज हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर बॉडीज जानी जहाँ पे बहुत नदियां झीलें हैं। तो with the rise in temperature more rain falls in heavy downpours, this might lead to frequent floods in some areas। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे ज्यादा रेनफॉल होगा हैवी डाउनपोर्स में, इससे क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट फ्लड आ सकती है, कुछ एरियाज में फ्रीक्वेंट फ्लड्स आ सकती हैं। इट मीन्स दैट इससे रेनफॉल्स और फ्लड्स का भी खतरा होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था नीचे, यहाँ पे जो सिटी आई इसमें पानी भर गया तो यहाँ फ्लड आ गई है। यहीं पे भी ये लिखा है, जैसे ये इमेज है, यहाँ पर ये एक सिटी का इमेज है जिसमें फ्लड आई हुई दिख रही है। फिर है हीट वेव्स एंड हॉट वेदर। हीट वेव्स माने गर्म लहरें या तरंगे, एंड हॉट वेदर। फिर इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग अ जनरल राइज in the frequency of hot weather conditions. The increase in heat waves increases the risk of exhaustion and heat strokes. ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे एक जनरल राइज हो रहा है हॉट वेदर कंडीशंस की फ्रीक्वेंसी में। हॉट वेदर कंडीशंस की फ्रीक्वेंसी में एक राइज, जनरल राइज आ रहा है। ये जो इंक्रीजमेंट है हीट वेव्स में ये इंक्रीज कर सकता है कौन से रिस्क को, एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। ये इट मीन्स दैट हॉट वेदर टेम्परेचर गर्म हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स मीन जंगल की आग, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एंड अमेजोन के जंगलों में आगे लगी थी। तो फॉरेस्ट फायर्स मीन जो जंगल में आग लग जाती है नेचुरली आग की आवाज आई, जैसे ये आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली प्राकृतिक तरीके से जो आग लग जाती है। इसमें लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो कॉजिंग मोर फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर देन बिफोर लीडिंग टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना अराउंड द वर्ल्ड। द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द फॉरेस्टेड एरियाज आर thus facing the threat of sudden forest fires। जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे ये हो रहा है कि मोर फ्रीक्वेंट फायर ज़्यादा हो रहे हैं कुछ एरियाज में, then before leading to a large scale destruction of flora and fauna around the world। फ्लोरा एंड फाना क्या होता है, जो फ्लोरा होता है वो प्लांट्स होते हैं, फ्लोरा में आपके प्लांट्स आएंगे, फ्लोरा में आपके प्लांट्स आएंगे, प्लांट लाइफ जो होती है, और फ्लोरा में प्लांट्स आएंगे। लेकिन जो फौना है, फौना मीन्स एनिमल्स, फौना मीन्स एनिमल्स, फौना मीन्स एनिमल्स, ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फ्लोरा मीन्स एनिमल्स, जानवर होते हैं। इट मीन्स दैट जो फ्लोरा फौना है जानवरों को और प्लांट लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन फॉरेस्टेड एरियाज आर thus facing the risk of sudden forest fires। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, अब फॉरेस्ट में भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हो रहे हैं तो उनको भी ये खतरा है, क्योंकि अगर जंगल में आग लगी तो ह्यूमंस को भी उससे खतरा होगा। थ्रेट ऑफ सडन फॉरेस्ट फायर, अचानक से आगे जो लग सकती हैं उससे ह्यूमन सेटलमेंट्स पे भी, ह्यूमंस को भी बहुत सारा लॉस होएगा। फिर है हेल्थ हजार्ड्स। इसमें क्या है, राइजिंग टेम्परेचर leads to an increase in air pollution। राइजिंग टेम्परेचर leads to an increase in air pollution। It also increases the intensity of allergy seasons
and accelerate the spread of diseases which are insect borne। जो राइजिंग टेम्परेचर है उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन में इंक्रीज आ जाता है, इससे एलर्जी सीजन्स की जो इंटेंसिटी होती है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है। जैसे एलर्जी सीजन्स होते हैं, कुछ लोगों को समर के सीजन्स में एलर्जी होती है, और इससे जो एलर्जी सीजन्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है एंड एक्सीलरेट, और ये एक्सीलरेट करती है डिजीजेस के स्प्रेड को, यानी बीमारियों के फैलाव को भी एक्सीलरेट करती है, विच आर इंसेक्ट बॉर्न, जो इंसेक्ट बॉर्न होते हैं। इट मीन्स दैट हेल्थ hazards, हेल्थ पर भी हमारी बहुत बुरा असर पड़ सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज माने जो क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, देयर आर रिस्क ऑफ एन अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज लीडिंग to the destruction of many species. The change in the ocean circulation pattern caused by global warming may bring about a sudden change in climatic conditions as well। तो ये क्या है कि ये जो एक अब्रप्ट क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकता है ये। जो ओशन सर्कुलेशन में जो चेंज आया है, जो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हुआ है, उस वो क्या ब्रिंग कर सकता है, क्या ला सकता है, एक सडन क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक चेंज ला सकता है। इट मीन दैट अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुई तो ये जो क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज होगा। जैसे कि पहले के टाइम पे ये ग्राफ को नोटिस किया जाता कि टेम्परेचर मीन्स गर्मियों में 40 डिग्री ऐसे रहता था, लेकिन अब ये टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं रहता, मतलब अब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो अर्थ मैंने ग्लोबल वार्मिंग के वीडियो में बनाया था, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे अर्थ पे क्या हो रहा है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है मैंने उसे भी एक्सप्लेन किया था। तो यूजुअली टेम्परेचर जितना होएगा उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा। 40 डिग्री 40 से ये 50 तक भी पहुंच सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्थ अमेरिका में एक बार रिकॉर्ड किया गया था 57 डिग्री सेल्सियस, जबकि वो इक्वेटर के भी इतना पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मोस्टली जो इक्वेटर के पास जो देश होते हैं उनमें ही गर्मी होती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये रिकॉर्ड करा गया, जो कि इक्वेटर पे नहीं है, ये पूरा नॉर्थ पोल में आता है, और इसका एक पार्ट साउथ पोल में भी है, साउथ अमेरिका। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही वहाँ पे कंडीशन हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।